दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने ऑलरेडी सिमिलरिटी लेसन बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दिया है। आज हम नेक्स्ट लेसन पाइथागोरस थ्योरम स्टार्ट करने जा रहे हैं और जिसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1 पूरा का पूरा इस लेक्चर में हम कंप्लीट कर देंगे। अब यहाँ पे स्टार्टिंग के 5 मिनट्स में आपके लेने वाला हूं, जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि सम को कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है, कौन से सम पाइथागोरन ट्रिपलेट के हैं, कैसे उस सम को सॉल्व करना है, ज्योमेट्रिक मीन के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, सब कुछ मैं यहाँ पे बताऊंगा। और देन इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। भले ये थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग जाए बट पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पे कंप्लीट करके जाएंगे। और इससे क्या होगा, स्टार्टिंग में अगर मैं चीजों को बता दूंगा तो आप इजीली खुद से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगोगे मेरे साथ। चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। अब देखो, आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट के क्वेश्चन इस तरह से आएंगे। आपको चेक करना है कि ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है कि नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसमें से जो लार्जेस्ट नंबर है दोस्तों उसका स्क्वायर लेना है। उसका स्क्वायर, जो लार्जेस्ट नंबर है उसका स्क्वायर यहाँ पे आप लिख दो, जैसे इसका स्क्वायर 25 है। और रिमेनिंग नंबर का स्क्वायर लेना है दोस्तों। ये देखो रिमेनिंग नंबर जो भी है, रिमेनिंग नंबर जो 3 और 4 था उसका भी स्क्वायर लिया। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। तो इसका आंसर भी 25 और इसका आंसर भी 25। अगर ये दोनों आंसर दोस्तों मैच हो गए, अगर ये दोनों आंसर मैच हो गए मतलब ये क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के क्वेश्चन को हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। उसमें क्या लाइन लिखना है मैं क्वेश्चन के टाइम पे बताऊंगा। नेक्स्ट दोस्तों, अगर आपको कहीं पे भी ट्राइंगल में 30 दिखाई दिया, 60 दिखाई दिया, 90 और 60 दिखाई दिया, 90 और 30 दिखाई दिया, समझ जाना। और 90 30 60 90 टाइप ऑफ ट्राइंगल का थ्योरम है, वो अप्लाई करना है। तो 30 के अपोजिट वाला साइड आपको पता होना चाहिए। 30 के अपोजिट अगर आप साइड देखोगे उसका नाम क्या है दोस्तों, एमएन। जिसको नहीं समझता है इसको छुपा दो अपने आप, ट्राइंगल का कौन सा साइड दिखाई दे रहा है, एमएन। तो यहाँ पे आप क्या आएगा, 30 के अपोजिट साइड जो है एमएन, वो हमेशा हाइपोटेनियस का क्या होगा दोस्तों, हाफ होगा। किसका हाफ होगा, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस मतलब 90 के सामने वाला साइड, जिसका नाम क्या है, एल एन। तो ये हाइपोटेनियस का हमेशा क्या होगा, याद याद कर लो, इस चीजों को अच्छे से दिमाग में अपने बिठा लो कि हमेशा हाइपोटेनियस का क्या होगा दोस्तों, हाफ होगा। देन इसके बाद 60 के अपोजिट का साइड देखो दोस्तों, 60 वाले को छुपा लो, अपने आप पता चल जाएगा अपोजिट साइड कौन सा है, एल एम। तो एल एम जो है दोस्तों वो हमेशा हाइपोटेनियस का √3/2 इंटू हाइपोटेनियस होगा। हाइपोटेनियस का नाम क्या है दोस्तों, एल एन। तो ये चीज भी आपके दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से क्या हो जानी चाहिए दोस्तों, बैठ जानी चाहिए। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट 45 45 90, कहीं पे भी अगर आपको इस एक्सरसाइज में 45 45 90 दिखाई दिया तो एक चीज दिमाग में रखना, देखो ये 45 के अपोजिट साइड का नाम क्या है दोस्तों, एक्स वाई। इस 45 के अपोजिट साइड का नाम क्या है दोस्तों, जेड एक्स। और हमेशा याद रखना ये दोनों एंगल अगर सेम है तो ये दोनों साइड भी सेम होंगे, इसलिए मैंने इक्वल ले लिया। और वो हमेशा दोस्तों हाइपोटेनिस का 1/√2 टाइम्स होंगे। किसका, हाइपोटेनिस का। हाइपोटेनिस का नाम क्या है दोस्तों, जेड वाई। ये भी आपके दिमाग में बिठा लेना है। देन इसके बाद दोस्तों अब नेक्स्ट है कि कहीं पे भी अगर सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल, ये जो थ्योरम है वो सर कहां पे लगेगा, जहां पे भी अगर 190 यहां पे, 190 अगर यहां पे, तो समझ जाना कि इसके जितने भी ट्राइंगल्स हैं, मतलब यहां बड़ा वाला जो ट्राइंगल है ये छोटे वाले को और ये छोटे वाले को, मतलब इसमें टोटल एक बड़ा वाला ट्राइंगल है। देन इसके बाद ये ट्राइंगल है, देन ये ट्राइंगल, ये तीनों ट्राइंगल एक दूसरे को क्या हो जाएंगे, सिमिलर। बट इसके लिए कंडीशन क्या है, यहां पे एक 90 होना चाहिए और यहां पे एक 90। तो ये तीनों ट्राइंगल एक दूसरे को डायरेक्ट सिमिलर हो जाएंगे। यहां पे कोई सिमिलर उमिलर बताने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिख सकते हो सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल या सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो प्लीज ये थ्योरम इसके ऊपर जनरली पूछा नहीं जाता है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने प्रीवियस ईयर्स में वीडियोस बनाए थे, इसलिए इस बार इस पे नहीं बना रहा हूं इस थ्योरम के ऊपर। पर ये थ्योरम नहीं पूछा जाता है, इसके क्वेश्चंस, ये थ्योरम का एप्लीकेशन आपको पाइथागोरस थ्योरम में हेल्प करेगा, इसलिए यहां पे मैंने बता दिया। अब चलते हैं आगे दोस्तों। यहां थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अभी आगे मैं सॉल्व कराऊंगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम बहुत बार पूछता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कहीं पे भी अगर ट्राइंगल में, जैसे मैंने उसके पहले भी आपको बताया, यहां 90 जैसे सिमिलरिटी में था, यहां 90 ऐसा दिखाई दिया और आपको ये तीनों में से कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो समझ जाना यहां पे लगने वाला है थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। और दोस्तों थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, प्लीज ध्यान से समझ लेना। ये जो बीच वाली गली है ना दोस्तों, ये बीच वाली गली, इसका स्क्वायर लेना होता है। मतलब यहां पे किसका स्क्वायर लेना है, बीडी का स्क्वायर। और ये दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, मतलब यहाँ पे कौन मल्टीप्लाई होगा, एडी मल्टीप्लाई बाय क्या होगा दोस्तों, डीसी।
तो थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाना चाहिए। इसका डायग्राम कभी कभार ऐसा भी देते हैं दोस्तों, तो मैंने बोला कि आपको एक ये 90 देखना है, एक ये 90 देखना है, और इसमें से ये तीनों में से कोई ना कोई साइड आपको फाइंड आउट करने बोलेंगे। तो बीच के गली का स्क्वायर, देन ये मल्टीप्लाई बाय ये। अब आगे क्वेश्चन आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि सर ये कौन सा क्वेश्चन है। देन कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है, वो मैं जब सम आएगा तो बताऊंगा, और पाइथागोरस थ्योरम के क्वेश्चन को भी उसी टाइम बताऊंगा। चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। देखो एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहां पे दिखाई दे रहा होगा आपको। अब देखो यहां पे सबसे पहले, अब यहां पे टोटल हमारे पास 6 क्वेश्चंस है। इसमें से अब जरूर नहीं कि आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, आप रैंडमली कोई भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूं, फर्स्ट क्वेश्चन 3, 5, 4, ऑलरेडी हमने शायद पीछे देखा है 3, 4, 5 था। क्या करोगे, लार्जेस्ट नंबर जो है उसका स्क्वायर लोगे। लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 25, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया। देन दोस्तों इसके बाद रिमेनिंग नंबर्स का स्क्वायर लोगे, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। देन अगर 3 का स्क्वायर हम बात करें तो 9 और 4 का 16 विच इज इक्वल टू दोस्तों 25, इक्वेशन नंबर दोस्तों सेकंड। अब अगर ध्यान से देखोगे तो दोस्तों यहां पे हमें एक चीज दिखाई दिया है कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमें एक चीज क्या दिखाई दिया कि जो 5 का स्क्वायर है दोस्तों 3 स्क्वायर और 4 का जो स्क्वायर है दोनों का इक्वल है। अगर इक्वल नहीं होगा तो यहां पे कट कर देना। इससे ये पता चल रहा है, यहां पे एक लाइन लिखना होगा, द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर। देखो ये लाइन याद रखो, द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, ये जो नंबर 5 है लार्जेस्ट है, ये तीनों में सबसे बड़ा है। द स्क्वायर और उसका स्क्वायर लिया, द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, ये देखो इक्वल है, तो इसको कैसे देखो, इज इक्वल टू, बाद में देखो ये सम किया है, प्लस किया है, तो यहां पे क्या लिखो, इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग 2 नंबर्स। तो प्लीज याद रखना ये लाइन आपको लिखना होगा। तो यहां पे क्या लिखना है, द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, देखो जो लार्जेस्ट नंबर है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू द सम, मतलब दोस्तों प्लस सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द, देखो फिर से स्क्वायर लिया, रिमेनिंग, देखो यहां पे लिखा है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग 2 नंबर्स। तो आप प्लीज सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि इसको रटना नहीं है, अच्छे से दिमाग में बिठाना है। देखो यहाँ पे स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर्स, एंड देयरफॉर यहां पे इसके नीचे आप लिख सकते हो, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले रहा हूं, उसके बाद आप लिख सकते हो दोस्तों, एंड देयरफॉर 3, 5, 4 इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। देखो यहाँ पे पूछा है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं, बीच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अब सेम दोस्तों अगर आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इस मेथड से आप क्या कर सकते हो दोस्तों, सॉल्व कर सकते हो। इस मेथड से आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जैसे अगर समझो इस क्वेश्चन को अगर मुझे लेना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो 4 है, यहाँ पे दोस्तों क्या है 9 है, और यहाँ पे क्या है 12 है। अब मुझे इस क्वेश्चन को अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों सॉल्व कर सकता हूं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले सर लार्जेस्ट नंबर जो है उसको आप ले लो। यस, लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर लेना है, तो यहां पे कितना आएगा 144, क्या बात है, तो इसका इक्वेशन नंबर 1। देन सर रिमेनिंग नंबर का स्क्वायर ले लेते हैं। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 9 का स्क्वायर मतलब क्या होता है ये भी मैं बता दूं, उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 9 का अगर मैं स्क्वायर लूंगा तो कितना होगा 81, और फाइनली अगर दोस्तों दोनों को प्लस करने जाओ तो देखो यहाँ पे मैं प्लस कर रहा हूँ 81 और 16, दोनों को अगर मैं प्लस करूंगा तो यहाँ पे 7 आएगा, और ये 8 और 1 को मैं प्लस करूंगा तो 97, तो यहाँ पे कितना आया दोस्तों 97, और ये क्या है हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को देखोगे तो यहाँ पे आंसर है 144, और यहाँ पे आंसर कितना है दोस्तों 97। तो यहाँ पे आप लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड 1, जो 12 का स्क्वायर था दोस्तों वो 4 और 9 के स्क्वायर के इक्वल नहीं है, तो यहां पे मर्डर हो जाएगा, और लिखोगे देयरफॉर
द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर is not equal to sum of the square of remaining two numbers and therefore the given number therefore the 4 9 12 is not a Pythagorean triplet। तो प्लीज ऐसे लिखना है, और ऐसे आप बाकी के क्वेश्चन को भी चेक कर सकते हो। स्क्वायर निकालने भी आपको आता है, उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो और आराम से इस क्वेश्चन को आप कवर कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देख के क्वेश्चन पहचान में आ जाना चाहिए। जो मैंने स्टार्टिंग का 5 मिनट्स दिया, मुझे ऐसा लगता है कि वो आपका यहाँ पे यूज होना चाहिए। अगर आप इस डायग्राम को देखोगे और यहाँ पे दोस्तों फाइंड एन क्यू बोला है, मतलब हमें ये फाइंड आउट करना है, और ये डायग्राम में एक 90 यहाँ पे, एक 90 यहाँ पे। तुरंत आंख बंद करके बोल दो दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छे से आप करके जाना, आपके यूनिट टेस्ट में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते टाइम कैसे स्टार्ट करेंगे दोस्तों, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है दोस्तों, MNP, MNP। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेजर ऑफ एंगल, इसका नाम लिख दो MNP, मेजर ऑफ एंगल MNP विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये लिखना जरूरी है। देन इसके बाद आप क्या लिखोगे, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे आप नेक्स्ट क्या लिखोगे, NQ जो है परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, NP के ऊपर। ये पूरा का पूरा डेटा लिखने के बाद आप सम स्टार्ट कर सकते हो। ये दो चीज लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं लिख रहे हो तो समझ जाना आप बहुत बड़ा नुकसान उठा सकते हो, मतलब हाफ ऑफ मार्क्स उड़ सकता है। अगर आप आउट ऑफ मार्क्स स्कोर करने जाओगे तो मार्क्स कट हो सकता है। अब आप थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई करो। मैंने बोला था बीच की गली का स्क्वायर, बीच की गली का स्क्वायर मतलब NQ का स्क्वायर इक्वल टू ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, मतलब यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, MQ मल्टीप्लाई बाय QP। अगर आपने मेरा अच्छे से पीछे आगे का पार्ट देखा होगा तो आप खुद यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे। यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूं बाय जियोमेट्रिक मीन थियरम, बाय ज्योमेट्रिक मीन थियरम, मस्त हमने लिख दिया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, आरो अच्छे से बैठो, NQ अपने को फाइंड आउट करना है दोस्तों। द वैल्यू ऑफ MQ कितना है दोस्तों, 9 है। द वैल्यू ऑफ QP अगर आप बात करोगे तो दोस्तों कितना है, 4 है। तो फाइनली NQ का स्क्वायर अगर मैं करने जाऊं, ये दोनों को अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं करोगे तो भी चलेगा। अगर मल्टीप्लाई करते हो तो कितना हो रहा है, 36। देन NQ विच इज इक्वल टू, ये 2 वहां पे जाएगा तो रूट फॉर्म में जाएगा, या तो टेकिंग, कभी भी स्क्वायर को गायब करना तो स्क्वायर रूट दोनों साइड लेना। तो यहाँ पे स्क्वायर गायब हो गया, यहाँ पे रूट आ गया। एंड देयरफॉर द NQ विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर नहीं दिया है तो दोस्तों हम क्या लिखेंगे, यूनिट्स। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी देख के आपको समझना चाहिए कि ये क्वेश्चन कौन सा टाइप का क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमें दोस्तों QR निकालना है। QR मतलब ये नीचे का पूरा। अब नीचे का पूरा मतलब समझ जाओ, ये निकालने के बाद ये पूरे को प्लस कर दो। यहाँ पे हमारे पास QM है और यहाँ पे हम इसका अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये दोनों को हम क्या कर देंगे, मस्त प्लस कर देंगे। क्यों मस्ती कर रहे हो भाई, हेलो सर, मस्ती मत करो ना, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, ऐसे लोग आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये बस वैल्यू मिल जाए तो दोनों को प्लस कर दो। और मैंने बोला कि ये अगर इसमें से कोई भी वैल्यू निकालना है, और यहाँ पे 90 और यहाँ पे 90 है, देखो यहाँ पे 90 तो नहीं है, चेक करो क्वेश्चन में हो सकता है। देखो क्वेश्चन में देखो बोला है, तो कभी कभार अगर 90 नहीं है तो क्वेश्चन में चेक करना है। क्वेश्चन में बोला है कि PM जो है वो QR पे क्या है दोस्तों, परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पे भी 90। अगर ये 90 है तो समझ जाना यहाँ पे क्या है, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। अब थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन कैसे हम सम सॉल्व करते हैं आपको पता है, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम लिखो PQR। और अगर आप देखोगे तो ये 90 का नेमिंग कैसे लिखेंगे, एंगल QPR, क्या लिखेंगे, एंगल QPR विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। और दोस्तों इसके बाद PM परपेंडिकुलर टू क्या है, QR है। बाद में हम क्या करेंगे, PM जो है दोस्तों परपेंडिकुलर है किस पे, परपेंडिकुलर है QR पे। अब PM परपेंडिकुलर टू QR हो गया, ये गिवन हो गया। अगर ये गिवन हो गया तो दोस्तों अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे, अब हम यहाँ पे थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई कर सकते हैं। बीच की गली भाई ये है, ये बीच की गली है, मतलब यहाँ पे क्या है दोस्तों, PM है, PM का क्या है, स्क्वायर इक्वल टू ये मल्टीप्लाई बाय ये मल्टीप्लाई, मतलब QM को मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, किससे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, MR से। और यहां पे रीजन लिखेंगे ज्योमेट्रिक मीन थियरम।
ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम हमने लिख दिया। अब देखो यहाँ पे पीएम का वैल्यू दिया है अपने को क्वेश्चन में, हाँ दिया है यहाँ पे 10 का स्क्वायर। क्यूएम का वैल्यू दिया है दोस्तों 8 दिया है। एमआर का वैल्यू दिया है क्या, नहीं दिया है, निकालना है। अब दोस्तों यहाँ पे 10 है, आप चाहिए तो इसको 10 इंटू 10 कर दो या 100 लिख के 8 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं 10 इंटू 10 कर रहा हूँ जिससे कैलकुलेशन मेरा जल्दी हो जाएगा। 8 डिवाइड में आ गया। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एम आर। अब देखो ये देखो, ये इसका हाफ 4 होगा, इसका हाफ 5 होगा, फिर से इसका हाफ 2 हो जाएगा, इसका हाफ 5 हो जाएगा। तो फाइनली ऊपर कितना है दोस्तों, 5 5 जा कितना होता है 25, डिवाइड बाय क्या है 2। तो फाइनली अगर 25 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो आंसर कितना आएगा दोस्तों 12.5 यूनिट्स। मैं चलो दिखा भी देता हूं, टेंशन मत लेना, अभी थोड़ी देर में दिखा देता हूं कैसे आया। अब देखो यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये आंसर भी मुझे समझ में आ जा रहा है कि ये आंसर कैसे आ रहा है। अब देखो अगर कोई मुझे पूछता है कि सर ये डिवाइड करके आप बता सकते हो, तो बता दे रहा हूँ भाई। 25 को 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, यहाँ पे सब कुछ आपको मिलेगा। यहाँ पे देखो 2 2 जा 4 और यहाँ पे 1 है, एक जीरो यहाँ पे आया। अब जीरो लिया तो 2 5 जा 10, जीरो लेंगे तो ऊपर पॉइंट देंगे। तो 12.5 कैसे आया ये भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ सब चीजें मिलेगी आपको। अब दोस्तों हमें क्या फाइनली क्या निकालना है, हमें निकालना है क्यू आर। क्यू आर में कौन है दोस्तों, क्यू एम है, और साथ में दोस्तों क्या है दोस्तों, एम आर है। तो यहाँ पे क्यू डैश एम डैश आर आएगा। अब फाइनली दोस्तों यहाँ पे क्यू एम का वैल्यू कितना है 8 है, एम आर का वैल्यू कितना है दोस्तों 12.5 है। तो फाइनली दोस्तों अगर मैं दोनों को प्लस करूं, प्लस कैसे करोगे ये भी मैं सिखा दे रहा हूं। यहाँ पे चलो प्लस कर दे रहा हूं 12.5 और 8 मतलब दोस्तों क्या होता है 8.0, याद रखना। तो 8.0, 8 मतलब क्या होता है 8.0, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पे 8 यहाँ 0, ऐसे एडिशन करना है, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। ये दोनों को प्लस करोगे 1 कैरी, मतलब फाइनली इसका आंसर कितना है दोस्तों 20.0। तो यहाँ पे आंसर कितना है दोस्तों 20.0 यूनिट्स। क्या बात है। तो यहाँ पे फाइनली हमने क्यू आर का वैल्यू क्या कर दिया दोस्तों, निकाल दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। देखो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन किया कि आपको सब चीजें सिस्टमैटिक तरीके से समझे। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो 30 है, यहाँ 90 है, मतलब ये बचा हुआ एंगल 60 होगा। तो देखो इसको लिखना कैसे, सम कैसे स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है दोस्तों पी एस आर। पी एस आर मेजर ऑफ एंगल, जो एस है वो कितना है दोस्तों 90 है। द मेजर ऑफ एंगल जो दोस्तों P है वो कितना है दोस्तों 30 है। और अगर ये दो एंगल ऐसे हैं तो या तो आप एडिशन करके उस एंगल को निकालो, या तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ मेजर ऑफ एंगल R विच इज इक्वल टू 60, क्योंकि ये दोनों का प्लस करो 120 होता है, 180 में से माइनस कर दो, 180 माइनस 90 प्लस 30 को प्लस करोगे 120 होगा, 180 में से माइनस करोगे 60 आएगा। और यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे दोस्तों, रिमेनिंग एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। यहां पे अगर ये रीजन डाल दोगे तो बहुत सेफ निकल जाओगे, नहीं तो फिर वो प्लस करके आपको दिखाना होगा और फिर वो लिखना होगा द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। अब इससे ये पता चल गया दोस्तों कि जो हमारा ट्राइंगल है पी एस आर इज ए, उसमें एक एंगल 30 है, एक एंगल 60 है, एक एंगल 90 है। टाइप ऑफ ट्राइंगल, टाइप ऑफ ट्राइंगल, इस तरह से आपका पेपर प्रेजेंटेशन होना चाहिए तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नहीं तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि भाई मुझे आउट ऑफ आना चाहिए और आप ऐसे कुछ नहीं लिखोगे, डायरेक्ट सम स्टार्ट करोगे तो नहीं चलेगा। अब देखो यहाँ पे फाइंड आरपी करना है और दूसरा पीएस करना है। आपको सबसे पहले देखना है कि आपको कौन सा साइड पता है, आपको ये वैल्यू पता है ये किसका अपोजिट साइड है 30, तो यहां से सम स्टार्ट होगा। तो यहां से सम स्टार्ट होगा, मतलब 30 के अपोजिट के साइड का नाम क्या है दोस्तों, एस आर है। क्या नाम है दोस्तों, एस आर। क्या नाम है दोस्तों, एस आर विच इज इक्वल टू, मैंने पीछे भी आपको याद करवाया, मैंने बोला कि भाई याद कर लो 30 के अपोजिट का साइड क्या होगा, हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूस। यहाँ पे कौन सा, ये 90 है तो इसके सामने वाला साइड तो क्या आएगा दोस्तों, आरपी ले लो या तो पीआर ले लो। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ आरपी क्योंकि मेरे क्वेश्चन में बोला है। अब यहाँ पे एस आर का वैल्यू कितना है, यहाँ पे आप रीजन लिख दो, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। ये लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो मार्क्स उड़ जाएंगे। अब आप यहां पे अगर अच्छे से देखोगे तो दोस्तों यहाँ पे एस आर का वैल्यू कितना है 6 है,
यहाँ पे कितना है 1/2 और यहाँ पे क्या है आरपी, जस्ट ये यहाँ पे गया तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 आरपी, देन द आरपी विच इज इक्वल टू 12 और यहाँ पे 12 यूनिट्स लिखना क्योंकि क्वेश्चन में सेंटीमीटर नहीं दिया है। अब अगर मैं आगे आता हूं दोस्तों, ये कवर हो गया। अब आपको नेक्स्ट क्या निकालना है दोस्तों, ये हो गया। अब नेक्स्ट आपको कौन सा निकालना है, आरपी हो गया। अब नेक्स्ट आपको पीएस चाहिए। तो आप अगर देखो ये एंगल अभी हमने निकाला कितना है 60 डिग्री, यहाँ पे लिखा है। तो ये 60 के अपोजिट का साइड है, तो 60 के अपोजिट का साइड का नाम क्या है दोस्तों, पीएस। पीएस जो है √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज होगा, इसलिए मैंने स्टार्टिंग का 5 मिनट्स लिया था। 60 के अपोजिट का साइड हाइपोटेन्यूज का क्या होगा दोस्तों, √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज क्या आएगा दोस्तों, आरपी। आरपी दिखाई दे रहा है आपको। तो यहां पे क्या लिखोगे, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, ये लिखना काफी जरूरी है। पीएस अपने को फाइंड आउट करना है, √3 है, 2 है दोस्तों, आरपी का वैल्यू कितना है, द वैल्यू ऑफ आरपी कितना है दोस्तों, 12 है। तो यहाँ पे फाइनली 12 आया, इसको डिवाइड करेंगे तो 6 हो जाएगा। देन द पीएस विच इज इक्वल टू 6√3 यूनिट्स। हो गया, मस्त इजी तरीके से आपने सॉल्व कर लिया। तो ये सब क्वेश्चन इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैं चाह रहा हूं कि यहीं पे सॉल्व कर दूं। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व कर देंगे। देखो हमें एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो उसी में का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले उन्होंने हमें बोला है कि ये और ये एक दूसरे को इक्वल है। तो ये भाई कहाँ पे दिया हुआ है, गिवन में। तो ये गिवन हो गया, हमें गिवन में बोला है, देखो ना यहाँ पे मार्किंग किया है, मतलब गिवन में बोला है इक्वल है। अब यहाँ पे एक एंगल इन्होंने पूछा है, एंगल BAC, ये एंगल कितना है। कभी भी याद रखना दोस्तों, या तो आप इसे प्लस करके पूरा निकालो, या तो आपके पास एक रीजन आप लिख दोगे तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अगर ये 90 है और अगर ये दोनों साइड सेम है, ध्यान से सुनना, अगर ये 90 है और दोनों साइड सेम है तो ये दोनों एंगल हमेशा 45 डिग्री आने वाले हैं। बट इसके लिए यहाँ पे देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये एंगल का मेजरमेंट डायरेक्ट 45 लिख रहा हूं, पर इसके लिए एक रीजन लिखना होगा, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। ये लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल लिखोगे तो नहीं चलेगा, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। आइसोसेलेस मतलब दोनों साइड सेम है और एक एंगल 90 है, तो मैं डायरेक्ट इसको 45 लिख सकता हूं। तो आप डायरेक्ट यहां पे 45 लिख सकते हो। अगर आपने आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल लिखा तो आप डायरेक्ट 45 लिख सकते हो। अदरवाइज आपको वहां पे x कंसिडर करना होगा, तीनों एंगल का प्लस करना होगा, देन वहां से आपको वैल्यूज निकालने होंगे। अब देखो दोस्तों यहाँ पे AB और BC, मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर ये दोनों एंगल अगर 45 के हैं तो ये दोनों साइड सेम होंगे। ऑलरेडी यहाँ पे तो सेम स्टार्टिंग में ही दे दिया है। और वो हमेशा ये दोनों साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज का क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का मैंने पीछे भी आपको दे दिया है 1/√2 होगा, इसलिए मैंने वो स्टार्टिंग का पार्ट लिया। अब यहाँ पे देखो ये 1/√2 है और ये AC का वैल्यू है दोस्तों √8, ये भी परफेक्ट है। बाद में ये वाला वैल्यू कैसे आए ये भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ये देखो ये √8 है, इसको ही मैं अगर 4×2 लिखूं तो 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 2, और ये 2 ऐसे ही रहेगा। तो फाइनली ये 8 से उन्होंने कैसे ये लिखा ये आपको पता होना चाहिए। देन यहाँ पे भी क्या है √2, ये देखो ये √2 ये √2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली आंसर क्या बचा 2 सेंटीमीटर है क्या, सब में नहीं है तो यूनिट्स। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है, कवर करना है। मैंने एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है तो एक्टिविटी बेस्ड तरीके से ही आपको बता दिया। अब थोड़ा सा मेरा स्क्रीन है ऊपर का टेढ़ा, तो इसलिए क्वेश्चन को नीचे लाना है। ये क्वेश्चन भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये बहुत बार पूछा गया है। स्क्वायर, एक स्क्वायर बना दो पहले, सबसे पहले एक स्क्वायर बना दो भाई, स्क्वायर, हाँ स्क्वायर, उसमें एक डायगोनल दिखा दो क्योंकि यार डायगोनल का मैटर है। डायगोनल भी दिखा दिया। अब डायगोनल दिखाने के बाद उसको नेमिंग भी दे दो भाई, सब कुछ दे दो नेमिंग, A, B, C और D, नेमिंग भी दे दिया। फाइंड द साइड, हमें क्या क्या करना है दोस्तों, साइड फाइंड आउट करना है और साथ में पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। क्या करना है, पेरीमीटर भी इस स्क्वायर का फाइंड आउट करना है। ऑफ अ स्क्वायर मतलब गिवन में आप लिख सकते हो, गिवन इसके ऊपर ही आना चाहिए था पर यहां लिख रहा हूं, गिवन में आप लिख सकते हो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए स्क्वायर, मतलब ये क्या है आपका स्क्वायर है। मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, जैसे ही बोर्ड एग्जाम पास में आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, या तो आपके यूनिट टेस्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आंसर्स कैसे लिखना है।
तो वो सब चीजें सब कुछ यहाँ पे पता चलेगा आपको। हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर, हमें डायगोनल्स पता है, इसका डायगोनल कितना है दोस्तों 10 सेंटीमीटर। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, सेम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई होगा। कोई भी एक एंगल को आप 90 ले लो, वैसे तो इसके सभी एंगल्स 90 के होंगे, बस कोई भी एक ट्राइंगल इसमें से कंसिडर करना है आपको। अब देखो यहाँ पे मैं सम कैसे स्टार्ट कर रहा हूँ, देखो सॉल्यूशन। सबसे पहला पॉइंट तो मैं ये लिख दूंगा कि भाई ये स्क्वायर है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका गिवन। अब ये अगर गिवन हो गया, अगर ये स्क्वायर है और ये अपना गिवन हो गया, तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, स्क्वायर की सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि उसके सभी साइड सेम होते हैं दोस्तों। मतलब ए बी का जो वैल्यू होगा वो किसको इक्वल होगा दोस्तों, बी सी को, और बी सी का जो वैल्यू होगा दोस्तों किसको इक्वल होगा, सी डी को, और सी डी का जो वैल्यू होगा दोस्तों किसको होगा, ए डी को। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, या तो फर्स्ट लिख सकते हो कि भाई स्क्वायर है इसलिए मैंने ऐसा लिखा, या तो आप यहाँ पे रीजन डाल सकते हो कि ऑल साइड ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल या तो कॉन्ग्रुएंट। अब दोस्तों इसके बाद आपको जो एंगल की रिक्वायरमेंट है, मुझे मोस्टली बी एंगल चाहिए, वैसे तो इसके सभी एंगल 90 के होते हैं, बट यहाँ पे चाहिए तो आप लिख दो सभी एंगल, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90। और इसका भी रीजन फर्स्ट लिखो, या तो ईच एंगल ऑफ ए स्क्वायर आर राइट एंगल, ऐसा भी आप लिख सकते हो, या तो 90 डिग्री। तो इस तरह से मैंने लिखा। अब ये मैंने अपना सभी चीज मैंने स्टार्टिंग में जो चीजों का रिक्वायरमेंट थी उसे मैंने यहाँ पे इकट्ठा किया। अब आप उसके नीचे लिखना, मैं बाजू में सॉल्व कर रहा हूँ, आप बाजू में मत सॉल्व करना। अब देखो मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ, इन ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का नाम ले रहा हूँ ए बी सी। मेजर ऑफ एंगल बी विच इज इक्वल टू 90। कभी भी अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हो तो एंगल 90 लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप लिखोगे बाय पाइथागोरस, देखो यहां पे लिख रहा हूं पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम में क्या आएगा दोस्तों, ये देखो ये ट्राइंगल है, इसमें 90 के सामने जो साइड है उसका स्क्वायर हम लेते हैं। देखो हमने 7th क्लास में पढ़ा है दोस्तों, ये देखो ये ट्राइंगल है, ए है बी है सी है, ये 90 है, तो इसके सामने जो साइड है उसका स्क्वायर, मतलब यहाँ पे क्या आएगा ए सी स्क्वायर। जो बचे हुए साइड है उसका स्क्वायर, मतलब यहाँ पे क्या आएगा ए बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा बी सी स्क्वायर, और दोनों का प्लस। देखो ये हाइपोटेन्यूज का आपने स्क्वायर लिया, फिर बचे हुए दोनों का प्लस। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों ए सी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, हाँ ए सी का तो वैल्यू अपने को पता है ना दोस्तों, ए सी का वैल्यू अपने को पता है कितना है, 10 का स्क्वायर। देखो ना भाई स्टार्टिंग में बोला है डायगोनल्स कितने हैं, उस डायगोनल इज 10, ए सी का वैल्यू अपने को पता है। ए बी जो है दोस्तों उसको वैसे ही रख रहा हूँ। हाँ अब यहाँ पे ध्यान दो, बहुत सारे लोग इसे एक्स लेके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मैं कभी भी एक्स लेके नहीं सॉल्व करता हूँ, मैं डायरेक्ट इसी में सॉल्व कर सकता हूँ। अब देखो ये इसमें से कोई भी एक साइड को आप रिपीट कर दो, जैसे यहाँ पे देखो ए बी जो है बी सी को इक्वल है, तो मैंने यहाँ पे ए बी रखा, पर बी सी की जगह बी सी जो है वो किसको इक्वल है दोस्तों, ए बी को, तो मैं बी सी की जगह पे भी ए बी रख सकता हूँ, या तो दोनों को आप बी सी भी कर सकते हो। अब फाइनली दोस्तों ये 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। ये देखो ए बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर, जैसे यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे एक्स है, तो फाइनली हम क्या लिखेंगे 2x, या तो एक्स स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर। तो वैसे ही ए बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर, इसके आगे 1 और इसके आगे 1, तो ये क्या होगा 2ab स्क्वायर। और फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करने जाऊं तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 100 डिवाइड बाय 2ab स्क्वायर, तो फाइनली यहाँ पे क्या आएगा 50 इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट मैं दोनों साइड लूंगा क्योंकि ये स्क्वायर गायब करना है, तो ये स्क्वायर रूट फॉर्म में चले जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ए बी। अब हमें कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नंबर है ना, 1 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ये जो नंबर्स है ना दोस्तों, ये जो परफेक्ट स्क्वायर है ना, इसके मल्टीप्लिकेशन में ये नंबर्स आते हैं क्या, ये 1 के टेबल में तो जाने दो, 4 के टेबल में आता है क्या, 9 के टेबल में आता है क्या, 16 के टेबल में आता है क्या, 25 के टेबल में आता है, यस 50 25 के टेबल में आता है। तो मतलब सर मैं इसको 25 टूजा लिख दूंगा तो 50 हो जाएगा, और 25 किसका स्क्वायर रूट है 5 का, क्योंकि अभी देखा मैंने, और ये √2 ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पे दोस्तों आएगा यूनिट्स की सेंटीमीटर, सम में क्या दिया है देखना पड़ेगा, सम में दोस्तों सेंटीमीटर है तो यूनिट्स नहीं लिखना है, तो यहाँ पे सम में हमें सेंटीमीटर दिया है इक्वल टू ए बी। अब आपने साइड तो निकाल लिया,
साइड आपने दोस्तों फाइंड आउट कर लिया। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, पेरीमीटर। पेरीमीटर फाइंड आउट करना बहुत इजी है। देखो यहां पे देखो, पेरीमीटर विच इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। क्या लिखोगे, 4 इंटू साइड। यस, साइड का वैल्यू क्या है दोस्तों, साइड का वैल्यू है 5√2। अब अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों को बस मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा कितना होता है 20, √2 ऐसे ही रखना और साथ में सेंटीमीटर। पेरीमीटर को भी सेंटीमीटर ही देते हैं। जब एरिया वर्ड आएगा ना दोस्तों तो स्क्वायर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो ये क्वेश्चन दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप सॉल्व करो, बट थोड़ा सा मैं स्टार्टिंग में हेल्प करके दे रहा हूं। देखो यहाँ पे समथिंग समथिंग कुछ गिवन डेटा है, हमें इजी का वैल्यू निकालना है। तो देखो ये 90, ये 90 है और ये पता है अपने को, ये पता है, ये निकालना है। तो याद आ रहा है आपको कुछ, मैंने बोला है दो जगह अगर 90 है तो थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। तो यहाँ पे देखो थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन के पहले इन ट्राइंगल का नाम लिख दो। ट्राइंगल का नाम क्या है दोस्तों, DFE। DFE। फिर दोस्तों इसके बाद हमें क्या करना है, बीच वाले का स्क्वायर ले लो आप। यहां पे दिखाई दे रहा है बीच वाला FG। उसके पहले थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन के पहले अपने को 90 दिखाना होगा। तो DFE, यहाँ पे एंगल DFE विच इज इक्वल टू 90, यहाँ पे भाई दिया हुआ है देखो। और एक और चीज हमें पता है कि ये परपेंडिकुलर है, जो यहाँ पे दिया हुआ है कि FG जो है वो परपेंडिकुलर है, किसको, परपेंडिकुलर है ED को। ये दो चीज होगा तो ही आप थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई कर सकते हो। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाना चाहिए। अब दोस्तों ये हो गया। अब आपको क्या करना है, आप जो भी बीच की गली है उसका स्क्वायर ले लो दोस्तों। FG का स्क्वायर ले लो। FG का स्क्वायर इक्वल टू, ऊपर क्या है दोस्तों, DG मल्टीप्लाई बाय EG। देखो मैंने क्या किया, इसका स्क्वायर लिया, ये मल्टीप्लाई बाय ये किया, जो हम करते आ रहे हैं। अगर आप देखोगे इसका स्क्वायर कितना है दोस्तों, ये 12 का स्क्वायर है। एंड दोस्तों DG का वैल्यू कितना है, 8 है। देन यहाँ पे क्या आएगा, EG। देन ये देखो 12 का मल्टीप्लाई स्क्वायर नहीं करने का, ऐसे रखने का, 12 इंटू 12, तो जिससे क्या होगा, आंसर जल्दी आएगा। देखो ये 4 2 जा 4 3 जा, 2 1 जा 2 6 जा, तो यहाँ पे 6 3 जा कितना हो गया दोस्तों, 18। तो यहाँ पे डायरेक्ट EG का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों, 18। एक बार और चेक कर लो, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 144 को 8 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 आ रहा हो। 8 से अगर आप करोगे तो 8 1 जा 8, तो यहाँ पे कितना है 6, 8 8 जा 64। तो आप ऐसे भी सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। पर मेरे हिसाब से जिनको जल्दी कैलकुलेशन करना है, जिनको अगर जल्दी कैलकुलेशन करना है तो वो वाला मेथड अप्लाई करें तो जल्दी हो जाएगा। अब ये हो गया आपका EG का वैल्यू आ गया। सेंटीमीटर सेंटीमीटर है क्या भाई, सब में नहीं है तो आप यूनिट्स लिख देना। अब ये EG का वैल्यू आने के बाद आपको बस क्या करना है दोस्तों, 2 बार पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो दूसरा वैल्यू हमें क्या निकालना है, FD मतलब ये निकालना है। ये हमें 18 मिल गया है दोस्तों। अब हमें FD निकालना है, तो जस्ट इस वाले ट्राइंगल में अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो ये ट्राइंगल यहाँ पे बना रहा हूं, ये ट्राइंगल यहाँ पे, ये 90 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों D है, यहाँ पे क्या है दोस्तों G है, यहाँ पे क्या है दोस्तों F है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 12 है। पाइथागोरस थ्योरम भाई 7th क्लास वाला दिख रहा है। बस यहाँ पे 90 के सामने वाला जो साइड है उसका नाम क्या है दोस्तों, DF, या तो FD लिखा है तो FD ले लो, FD का स्क्वायर। देन इसका नाम क्या है दोस्तों, GD का स्क्वायर, और इसका नाम क्या है दोस्तों, GF का स्क्वायर। बस यहाँ पे वैल्यू पुटअप करो, आंसर आ जाएगा। प्लीज ये सॉल्व करके मुझे बताना। हाँ, और लास्ट में कुछ अगर वैल्यूज आपके रूट फॉर्म में आ रहे हैं, अगर आप रूट से बाहर निकाल पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो उतना ही रख देना। पर कोशिश करो कि आपको फैक्टराइजेशन आना चाहिए, जिससे आप रूट के बाहर वैल्यूज निकालोगे। अब दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट ये है, यहाँ पे G है, यहाँ पे F है और यहाँ पे दोस्तों E है। ये 18 है, ये 12 है। जस्ट यहाँ पे भी आप ये देखो, ये 90 है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। 90 के सामने कौन सा साइड है दोस्तों, EF। क्या है, EF का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, EG का स्क्वायर प्लस GF का स्क्वायर। जस्ट वैल्यू फटाफट पुट करो, आंसर आ जाएगा आपका। तो ये दो काम आपको करना है और नीचे कमेंट करके बता देना, जिससे दूसरे बच्चे अगर उस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो उनको सॉल्व करने आना चाहिए। मतलब उनको दूसरे बच्चे सॉल्व करें तो सॉल्व करने आना चाहिए, मतलब उनको क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा, तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई चलो क्वेश्चन सही है। अब देखो यहाँ पे
डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल, तो सबसे पहले मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया और यहां पे समझो मैंने नेमिंग दे दिया ए बी सी डी। अब भाई यहां पे डायगोनल्स की बात है तो डायगोनल्स भी ड्रॉ करना पड़ेगा। एक डायगोनल ड्रॉ कर देते हैं, देखो यहाँ पे डायगोनल भी ड्रॉ हो गया और इस डायगोनल को ही मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है, क्योंकि स्टार्टिंग में बोला कि फाइंड द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज, लेंथ ये होता है दोस्तों 35 और ब्रेथ जो है दोस्तों वो कितना है 12 है और अपने को क्या निकालना है, डायगोनल्स निकालना है। आपको पता है दोस्तों गिवन में क्या लिखोगे, गिवन में लिखोगे कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। अगर ये रेक्टेंगल है तो इससे ये पता चल रहा है कि इसके सभी एंगल्स कितने के होंगे दोस्तों, 90 के। एंड देयरफॉर गिवन में ही मैं लिख दे रहा हूं कि जो मुझे एंगल चाहिए दोस्तों, मेजर ऑफ एंगल बी कितना है 90 का। अगर नहीं लिख रहे हो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सॉल्यूशन स्टार्ट करो और सॉल्यूशन में लिखना स्टार्ट करो। तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, 7th क्लास के क्वेश्चन से ही है, बस तरीका यहाँ पे थोड़ा अलग है। तो ये गिवन आपने लिख दिया। अब गिवन लिखने के बाद आप सेकेंड पॉइंट क्या लिखोगे दोस्तों, अगर ये गिवन है तो इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे जो एंगल है वो कितने का होगा, 90 का। तो एंगल बी में एक ही एंगल लिख रहा हूँ 90। यहाँ पे रीजन क्या डाल रहा हूँ, फर्स्ट या तो आप लिख सकते हो इस एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। एंड देन दोस्तों इसके बाद बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम आ गया। कभी अब आपके दिमाग में एक चीज क्लियर हो गई होगी, पाइथागोरस थ्योरम कब अप्लाई होगा, जब 90 दिखाई देगा तो। अब ये होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपने लिखा बाय पाइथागोरस थ्योरम, पोटैटो तला हुआ मत लिख देना। एंड दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट अगर आप ध्यान से देखोगे तो AC स्क्वायर, यहाँ पे AC स्क्वायर, AB कितना है दोस्तों 12 है, तो यहाँ पे क्या है 12 का स्क्वायर। BC का वैल्यू कितना है दोस्तों 35 का स्क्वायर। अब यहाँ पे कुछ नया आपको मैं सिखाने वाला हूँ, प्लीज अच्छे से प्यार से समझना है। AC स्क्वायर विच इज इक्वल टू, यस 12 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। एंड 35 का स्क्वायर कितना होता है, डायरेक्ट देखो मैं लिख रहा हूं। आप बोलोगे सर आप डायरेक्ट कैसे लिख दिए, आप रट के आए हो क्या, तो भाई यहां पे आपको मैं बता दे रहा हूं। कभी भी आपको अगर 35, 45, 55 को 45 क्यों लिख रहा हूं, 55, 65 के कभी भी अगर आपको स्क्वायर निकालने हैं तो इसके स्क्वायर आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे सर, देखो 3 है, 3 के आगे क्या आता है 4, 3 4 जा कितना होगा 12, 12 लिखो फिर 25, इस यहां से मैंने फटाक से लिख दिया। 4 है, 4 के आगे क्या आता है दोस्तों 5, 4 5 जा कितना होगा 20, फिर 25 लिखो। 5 है, 5 के आगे क्या आता है दोस्तों 6, 6 5 जा कितना होगा 30, फिर यहाँ पे क्या करो 25 लिखो। 6 है और 6 के आगे क्या आता है 7, 6 7 जा कितना होगा, और इसका आंसर क्या आएगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, जिससे यहाँ पे मैंने बोला मेरे वीडियो के बीच बीच में आपको बहुत सारे ट्रिक्स भी बताते जाऊंगा। अब दोस्तों यहाँ पे AC स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये दोनों को अगर आप प्लस करते हो देखो 1 2 2 5 और 4 4 1, पीछे से लिखना, दूसरा नंबर हमेशा पीछे से लिखना। ये सब मैं अपने वीडियोस में सब प्लस प्लस सब बताऊंगा आपको। 5 और 4 कितना होगा 9, ये कितना होगा दोस्तों 6, ये कितना होगा दोस्तों 3 और ये 1, तो यहाँ पे फाइनली 1 3 6 9। अब यहाँ पे AC है, ये देखो स्क्वायर रूट वहाँ पे, स्क्वायर वहाँ पे गया तो स्क्वायर रूट में गया, या तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर लो। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ गया सर बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया सर, ये 1369 सर किसका स्क्वायर रूट है, कैसे पता चलेगा सर, बहुत टेंशन में हूँ सर। तो यहाँ पे ध्यान दो, अब आपको करना है, यहाँ पे बहुत सारे आपके टीचर्स आपको क्या करेंगे डायरेक्ट इसका आंसर लिख देंगे, पर दोस्तों याद रखना कि बोर्ड एग्जाम अगर इन केस अगर क्वेश्चन चेंज कर दिया, वैल्यूज चेंज कर दिया, तो आप क्या करोगे। तो यहाँ पे आपको राहुल सर का लेक्चर देखना पड़ेगा। अगर आपके प्यारे राहुल सर का अगर आपने लेक्चर देखा है तो आपको कोई टेंशन नहीं है, अगर आपने मेरा लेक्चर देखा तो आपको टेंशन नहीं है। देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, कभी भी अगर आप इस केस में अगर फर्स्ट है तो 10 का स्क्वायर, दूसरे कलर से देता हूँ, 10 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 10 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 100,
20 मतलब दोस्तों 2 का कितना होगा 4 और डबल जीरो लगा दो, 3 का कितना होगा 900, 4 का कितना 1600। ये जो नंबर है दोस्तों ये दोनों के बीच में है, 1300 900 से लेके 1600 के बीच में। इससे ये पता चला कि हमको पता चल गया जो हमारा जो चोर है वो 30 से लेके 40 के बीच में ही है, मतलब हमारा जो आंसर है 30 से 40 के बीच में ही है। अब आपको ये समझना है कि 1 जो है 1 का स्क्वायर कितना होता है, इसको रफ कर दे रहा हूं। देखो ये लॉजिक अगर आप समझ गए तो आपको बहुत मजा आ जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। थोड़ा सा टाइम, मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा आपको मिलेगा पर बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेगी। 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 10 का लिखने की जरूरत। अगर आप 1 का स्क्वायर लोगे तो 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 81, सॉरी 8 का 81 लिख रहा हूँ, 8 का 64 और 9 का 81। अगर आप ध्यान से अगर इन सब नंबर्स को देखोगे तो किसके लास्ट में, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है दोस्तों 9 है, इसमें से कौन से नंबर्स के लास्ट में 9 आ रहा है? एक तो इसके नंबर के लास्ट में 9 आ रहा है और दोस्तों एक इसके नंबर के लास्ट में आ रहा है। तो इससे ये पता चल रहा है या तो अपना आंसर 33 होगा दोस्तों या तो अपना आंसर 37 होगा। अब दोनों में से आप मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लो। अब अगर आप देखोगे तो ये देखो ये 1600 है, तो ये नंबर जो है बीच में, तो पहले आप 33 का मल्टीप्लाई करके देख लो। ये देखो 33 मल्टीप्लाई बाय 33, 3 3 जा कितना होता है 9, 3 3 जा कितना होता है 9, यहाँ पे 0 है, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो ये देखो 9 है, 9 9 यहाँ पे क्या होगा 18 और 1 कैरी, तो 1089 आया इससे। तो अब हमें पता चल गया कि हमारा आंसर जो है भाई, अगर 33 नहीं आया तो हमारा आंसर क्या है, दूसरा वाला ही है। फिर भी आपको मैं दिखाने के लिए दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा सा जगह मिल जाए। अब देखो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि 37 पे है कि नहीं है। आपको 37 अब सॉल्व कर, अगर आपने 33 का चेक कर लिया ना तो 37 चेक करने की जरूरत नहीं है। अब देखो 37 मल्टीप्लाई बाय 37 अगर आप कर रहे हो तो देखो 7 7 जा क्या होगा 49, 4 कैरी, 7 3 जा कितना होता है 21 और 4 25, 0, 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 3 जा 9 और 2 11। फाइनली यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है। देखो तो इससे ये पता चला द वैल्यू ऑफ AC कितना होगा दोस्तों 37 सम के अंदर सेंटीमीटर है। द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 37 सेंटीमीटर, ऐसे लिखना होगा। मैं चाहता तो इसे डायरेक्ट बता देता, जल्दी आपके वीडियोस एंड हो जाते, बट मैं चाहता हूं कि मेरे वीडियोस देखने के बाद आपको मार्क्स भी मिले, आपके एग्जाम में आपको मार्क्स भी मिले दोस्तों। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक स्टेप मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपको क्या करना है। पहले छोटे वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। देखो छोटे वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल का नाम लिख दे रहा हूँ PRM, इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो और RM का वैल्यू निकालो। किसका वैल्यू निकालो? RM का। और फिर क्या करो, आप बड़े वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस अप्लाई करो। बड़े वाले ट्राइंगल का नाम क्या है? PRQ, और उसमें आप RM का वैल्यू क्या करो दोस्तों? पुट कर दो। बस ये 2 स्टेप में ये पूरा प्रूफ हो जाएगा और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आपके प्रीलिम्स में बहुत बार पूछेंगे, तो आपको आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट सम सॉल्व कर रहा हूँ, आपको गिवन और दोनों लिखना है। सम डायरेक्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं छोटा वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ। मैं ट्राइंगल का नाम लिख रहा हूँ पहला, इन ट्राइंगल। ट्राइंगल का नाम क्या है दोस्तों? PRM। मेजर ऑफ एंगल PRM विच इज इक्वल टू 90। कभी भी अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हो तो आपको 90 लिखना बहुत जरूरी है, उसी के बाद आपको अप्लाई करना है। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? PM का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, PM का स्क्वायर हो गया PR स्क्वायर, क्या हो गया दोस्तों? PR स्क्वायर प्लस RM का स्क्वायर, क्या हो गया दोस्तों? RM का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? बाय पोटेटो तला हुआ, मतलब बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब आपको सर ने क्या बताया था? RM का यहाँ से वैल्यू निकालो, पर आप बोलोगे सर ऐसे क्यों? तो दोस्तों आप अपने प्रूफ में चेक करो, ये PM आपके प्रूफ में है, PR आपके प्रूफ में है, तो RM नहीं है आपके प्रूफ में, इसलिए मैं RM का वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो यहाँ से मैं RM अकेला रखूंगा, और दोस्तों यहाँ पे PM है और ये PR यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो फाइनली मैंने ये वैल्यूज निकाल लिया।
देखो आपको सब चीज़ें आपके क्वेश्चन से भी आप देख के सॉल्व कर सकते हो। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट में मैं बड़े वाले ट्राइंगल में आऊँगा, बट उसके पहले मैं कुछ करने वाला हूँ। उसके पहले मुझे यहाँ पे कुछ बोला है कि एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। अगर यहाँ पे अगर मुझे m इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर बोला है, तो मतलब जो आर एम है या तो जो पूरा क्यू आर है दोस्तों, जो पूरा क्यू आर है वो डबल होगा, किसका डबल होगा? आर एम का। कैसे समझा? ध्यान दो। m इसका मिड पॉइंट है, अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा, अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगा, अगर ये 2 है तो पूरा का पूरा 4 होगा, अगर ये 7 है तो पूरा का पूरा 14 होगा, अगर ये 3 है तो पूरा का पूरा 6 होगा। तो हमेशा जो क्यू आर है वो आर एम का क्या होगा? डबल होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्यू आर इक्वल टू आर एम लिखा, और इसका रीजन क्या है? एम इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। ये भी आपका हो गया। अब ये होने के बाद दोस्तों नेक्स्ट पार्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने ये लिखा। अब बड़े वाले ट्राइंगल में बस पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो। बड़े वाले ट्राइंगल का नाम क्या है दोस्तों? इन ट्राइंगल पी आर क्यू। इन ट्राइंगल पी आर क्यू, मेजर ऑफ एंगल पी आर क्यू, मेजर ऑफ एंगल पी आर क्यू विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब अगर 90 डिग्री मिल गया, अब आप आराम से पी आर क्यू 90 डिग्री मिल गया, अब आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो क्या आएगा? पी क्यू का स्क्वायर क्या आएगा दोस्तों? पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर क्या आएगा दोस्तों? पी आर स्क्वायर प्लस क्या आएगा दोस्तों? आर क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा? आर क्यू का स्क्वायर। या तो आप आर क्यू मतलब, या तो इसको चाहिए तो आप क्यू आर लिख दो। आर क्यू मतलब यहाँ पे क्यू आर का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब आपने यहाँ पे लगभग आपका आंसर आ चुका है। देखो स्टेप, इसके स्टेप कितने सिंपल से हैं, दिमाग में बिठा के रखना। देखो नेक्स्ट स्टेप पहले लिख दूँ। पहले देखो मैंने क्या किया, छोटा वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, तुरंत मुझे समझा कि यहाँ से आर एम का आंसर निकालना है। देन गिवन वाला पॉइंट लिखा क्यू आर इक्वल टू आर एम, देन बड़े वाले ट्राइंगल में वैल्यूज अप्लाई किया। अब बड़े वाले ट्राइंगल में देखो यहाँ पे पी क्यू लिख रहा हूँ इक्वल टू, यहाँ पे पी आर है, और अगर आप क्यू आर देखोगे तो क्यू आर इक्वल टू हमारे पास है, क्यू आर इक्वल टू हमारे पास क्या है? क्यू आर की जगह पे मैं आर एम टू आर एम लिख सकता हूँ, और दोस्तों होल स्क्वायर है। इसका रीजन क्या आएगा? जहां से मैंने लिखा है, मैंने स्टेटमेंट नंबर 3 से लिखा है दोस्तों, और यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 4 आएगा। अब ये होने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों? तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप है पी क्यू स्क्वायर विच इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों? 4, और यहाँ पे क्या आएगा? आर एम स्क्वायर। अब आपको क्या करना है दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में? ये देखो पी क्यू स्क्वायर ऐसे ही रखना है, पी आर स्क्वायर भी ऐसे ही रखना है, 4 भी ऐसे ही रखना है, और वैल्यू ऑफ आर एम को आपको पुट करना है। जो आपने आर एम का वैल्यू निकाला था ना, ये देखो आर एम, ये वैल्यू वहां पे पुट कर दो। आर एम की जगह पे आप क्या लिखोगे? पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, पी आर मतलब प्रदीप एंड राहुल। अब दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में आपका आता है पी क्यू स्क्वायर विच इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस, प्लस क्यों ऐसा लिखा गया यार, प्लस 4 इंटू पी एम माइनस 4 इंटू पी आर स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो दोनों पार्ट है, ये वाले दोनों पार्ट के देखो पार्टनर सेम है, सरनेम देखो सेम है, यहाँ पी आर है, पी आर सेम है। तो सबसे पहले जिनके सरनेम नहीं सेम है उनको लिख दो। देखो यहाँ पी क्यू सेम रखा, यहाँ सरनेम किसका नहीं सेम है भाई? 4 पी एम वैसे ही है। ये दोनों में अगर देखोगे यहाँ पे 1 है, पी आर के आगे कुछ नहीं, 1 है, यहाँ पे -4 है। तो फाइनली 1 - 4 प्लस माइनस माइनस 4 - 1, ग्रेटर नंबर का साइन माइनस, तो मोस्टली आंसर क्या आएगा? -3। और पीछे जो सरनेम है, जो हमारे पप्पा मम्मी का सरनेम है, पप्पा का सरनेम, वही बेटे को आ गया पी आर स्क्वायर। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारा प्रूफ भी हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पी क्यू स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 पी एम स्क्वायर माइनस 3 पी आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन भी क्या कर दिया दोस्तों? सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है दोस्तों, ये मजेदार क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इसलिए डिफिकल्ट लगता है लोगों को क्योंकि इसके अंदर पॉइंट्स की चीजें बहुत ज्यादा दी गई है, और मेरे हिसाब से आपको ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए। देखो वॉल ऑफ 2 बिल्डिंग्स ऑन आइदर साइड ऑफ अ स्ट्रीट आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब भाई 2 बिल्डिंग है, इनके वॉल्स जो हैं, बीच में एक रोड है, स्ट्रीट है,
उसके दोनों साइड में। अब मुझे ये नहीं पता कि कौन सी बिल्डिंग का हाइट ज्यादा है, कौन सी बिल्डिंग का क्या है, मुझे कुछ नहीं पता है। अ लैडर ऑफ 5.8 मीटर लॉन्ग इज प्लेस ऑन द स्ट्रीट सच दैट इट्स टॉप जस्ट रीचेज द विंडो ऑफ बिल्डिंग एट द हाइट ऑफ 4 मीटर। मतलब एक बिल्डिंग है, उसका हाइट कितना है दोस्तों 4 मीटर, और यहां से मैं एक लैडर लेकर आ रहा हूं, एक मैं यहां से लैडर रख रहा हूं, ये देखो ऐसा लैडर है, सीढ़ी है, ऐसा रख रहा हूं कि इस बिल्डिंग के विंडो को क्या कर रहा है, टच हो रहा है। पर मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि कोई भी ऐसा लैडर नहीं दिखाएगा, चुपचाप से एक सीधा लाइन ड्रॉ कर देगा। क्या कर देगा, एक सीधा लाइन, क्योंकि अगर आप दूर से अगर आप इसे देखोगे तो ये आपको ऐसा लाइन वाइज ही दिखाई देगा। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया, और हमें पता है कि लैडर ऑफ लॉन्ग कितना है लैडर दोस्तों, 5.8 मीटर। तो लैडर का जो लॉन्ग है वो कितना है, 5.8 मीटर। ये भी हो गया। ऑन टर्निंग द लैडर, मतलब इस लैडर को ही मैंने चेंज कर दिया, टर्न किया टू द अदर साइड ऑफ अ स्ट्रीट, स्ट्रीट के दूसरे साइड में। इट टॉप टचेस द विंडो ऑफ अदर बिल्डिंग एट द हाइट ऑफ 4.2 मीटर। अब भाई दूसरे बिल्डिंग का जो हाइट है कितना है, 4.2 मीटर। तो अच्छा है कि मेरा ये बिल्डिंग का हाइट थोड़ा सा इससे ज़्यादा है, ये देखो ये ज़्यादा है। अब याद रखना कि जब भी अगर दूसरे बिल्डिंग, समझो कोई यहाँ पे आपने कोई डायग्राम बनाया, दूसरे बिल्डिंग का हाइट बढ़ गया, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस दोस्तों, लैडर का साइज तो वही है ना, अगर ये हाइट बढ़ गया तो ये वाला थोड़ा सा यहाँ पास में आ जाएगा, तो ये वाला पास में आ जाएगा, ये वाला दूर रहेगा, क्योंकि ये तो सेम है, ये हाइट बढ़ने की वजह से ये डिस्टेंस कम हो जाएगा। तो इसलिए ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस उसके कंपेरिजन में थोड़ा सा कम लेना। ये सजेशन मेरा टॉपर्स के लिए है, अदरवाइज आपके मार्क्स जा सकते हैं। तो ये डिस्टेंस दिखने में आपका थोड़ा सा कम दिखना चाहिए। अब दोस्तों ये होने के बाद करना कुछ नहीं है, देखो यहाँ पे भी वही सेम लैडर है 5.8 मीटर वाला, और हमें फाइनली यहाँ से एक वैल्यू चाहिए, यहाँ से एक वैल्यू चाहिए। जैसे ये देखो ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। बिल्डिंग हमेशा सीधा ही रहेगा भाई, 90 का रहेगा। तो अगर आप यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई करके बीसी का वैल्यू निकाल दे रहे हो, यहाँ पे अप्लाई करके सीडी का वैल्यू निकाल रहे हो, दोनों को प्लस कर दो तो आपको बीडी मिल जाएगा। फाइनली आपको लास्ट में क्या पूछा है, विड्थ ऑफ द स्ट्रीट। तो आप यहाँ पे स्टार्टिंग में लिख सकते हो, लेट सेगमेंट BD represent width of the street, width of the street। और अगर आपको कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो कि लेट पॉइंट ए रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ विंडो ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग, पॉइंट ए रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ विंडो ऑफ सेकेंड बिल्डिंग। ऐसे ऐसे आप लिख सकते हो, ए बी रिप्रेजेंट द, ऐसे आप जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो, पर जो मेन पार्ट है वो मैंने आपको लिख के दे दिया। अब आपको करना है क्या, अब आपको करना है यहां पे आपको अब करना है क्रॉस, मतलब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है दोस्तों, ए बी सी। अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँ तो यहाँ पे पहले मुझे लिखना होगा मेजर ऑफ एंगल बी विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो तो यहाँ पे क्या आएगा, ए सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाय पोटेटो तला हुआ, मतलब पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पे ए सी स्क्वायर क्या आएगा दोस्तों, 5.8 का स्क्वायर, और ए बी क्या है दोस्तों, 4 का स्क्वायर। सब कुछ मैं बाजू से देख रहा हूँ, और बी सी अपने को दोस्तों फाइंड आउट करना है। अब आप बोलोगे सर 5.8 का स्क्वायर क्या आएगा दोस्तों, तो निकाल सकते हो आप 58 को 58 से आप क्या करो दोस्तों, मल्टीप्लाई करो, 8 8 जा 64, 8 5 जा कितना होता है आरो, टेबल याद किया ना आपने आज, 8 5 जा कितना होता है, हाँ 8 5 जा कितना होता है 40, और प्लस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 46। देन दूसरा नंबर लेते टाइम यहाँ 0 लेंगे, 5 8 जा कितना होगा, फिर से 40, 4 कैरी, 5 5 जा 25 और 4 कितना होगा, बोलो ना भाई। तो यहाँ पे अगर मैं प्लस करूँ तो 1 3 3 6 4, तो आंसर कितना आ रहा है दोस्तों, इसको इसका मैंने स्क्वायर निकाला तो कितना है 3364। इसका स्क्वायर भी अपने मेरे को डायरेक्ट निकालने आता है। आप अगर वीडियो के नीचे कमेंट करोगे तो एक शॉर्ट वीडियो बना के दूंगा कि स्क्वायर को कैसे फास्ट निकालो, कोई भी स्क्वायर को आप निकाल सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे 2 नंबर गया तो आपने पॉइंट दे दिया, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो 1 का डबल 2, तो 2 नंबर गया पॉइंट दिया, यहाँ 16 हो गया, और यहाँ पे दोस्तों क्या हो गया BC स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है।
तो देखो यहाँ पे 3364 माइनस 16 विच इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, देन बी सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू, अब देखो 3364, अब देखो ये 16 को मैं क्या लिखूंगा 16.0, याद रखना कोई पीछे 16 मत लिख देना, रॉन्ग हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने 8 वाला कैलकुलेशन बताया था। अब यहाँ पे 3 में से 6 जाता है क्या, नहीं, तो 13 में से 6 गए तो आई थिंक 7, देखो ना 4 और 3 7, और यहाँ पे 2 में से 1 गया तो 1, तो यहाँ पे फाइनली कितना है 164। अब आप क्या कर सकते हो दोस्तों, यहां से स्क्वायर को यहां पे भेज दो तो स्क्वायर रूट हो गया, और यहां पे क्या आ गया दोस्तों, बीसी आ गया। अब अगर आप आगे सॉल्व करना चाहो, थोड़ा सा मैं यहां ले ले रहा हूं, अब अगर आप आगे सॉल्व करना चाहो तो सबसे पहले मैंने आपको सिखाया है कि 1764 किसका स्क्वायर रूट है, ये आप पता कर लो। तो आपको ट्रिक बताया है ना मैंने, ये देखो यहाँ पे क्या बोला है, 10 का कितना होता है 100, 20 का कितना होता है 400, 30 का कितना होता है 900, एंड 40 का कितना होता है 1600, और दोस्तों 50 का कितना होता है 2500। तो मतलब ये जो मेरा आंसर है 1764, पॉइंट भूल जाओ, 1764 जो आंसर है दोस्तों वो 40 से 50 के बीच में आएगा। अब आपको पता है कि लास्ट में 4 है, अब लास्ट में 4 किसके स्क्वायर में होता है, 1 से लेके 9 में चेक करो, 2 के स्क्वायर में होता है, तो या तो इसका आंसर 42 हो, और दूसरा किसके अंदर होता है दोस्तों लास्ट में 4, 8 वाले में, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो या तो आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों 48। तो ये दोनों में से कोई भी एक आंसर अपना है, और ये 1600 के जस्ट बाजू वाला है, तो मेरे को चांसेस ज्यादा तो 42 पे लग रहा है। एक बार चेक कर लो 42 का, 42 मल्टीप्लाई बाय 42, देखो 2 2 जा कितना होता है 4, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, देखो ये यहाँ पे 1 कैरी। तो ऐसे आप क्या करोगे दोस्तों, पता कर सकते हैं, ऐसे फटाफट आप कोई भी नंबर्स का पता कर सकते हो। तो फाइनली यहाँ पे हमें पता चल गया है दोस्तों कि यहाँ पे जो मेरा BC का जो वैल्यू है दोस्तों, ये किसका स्क्वायर रूट है दोस्तों 42 का है। और पॉइंट क्या 2 नंबर है, स्क्वायर रूट से निकलने के बाद एक नंबर आपको करना है, तो पॉइंट क्या 1 नंबर, या तो आप डिवाइड बाय 100 लिख के ऐसे कर सकते हो, पर याद रखना स्क्वायर रूट से बाहर निकलता है तो फिर से 1 नंबर के बाद आपको पॉइंट लेना है। तो यहाँ पे BC का वैल्यू आ गया, सब में सेंटीमीटर सेंटीमीटर है कि मीटर है, क्या है मालूम नहीं, मीटर है, सम के अंदर दोस्तों मीटर है, तो यहाँ पे मीटर लिख दिया, तो एक आंसर तो अपने को मिल गया। तो ऐसे पॉइंट वाले आंसर से आपको टेंशन में नहीं आना है। अब बाजू वाला इलाके में चलो भाई, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है दोस्तों ADC, ADC मेजर ऑफ एंगल ADC विच इज इक्वल टू 90, थोड़ा सा टेढ़ा लिखा, जगह नहीं था। अब दोस्तों यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो तो क्या आएगा, CE का स्क्वायर इक्वल टू ED का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, मतलब पोटैटो तला हुआ। अब दोस्तों यहाँ पे CE जो है CE 5.8 फिर से, और यहाँ पे ED जो है, ED तो आपने सुना होगा, कहाँ सुना है बताओ, एंड देन यहाँ पे CD है। देन दोस्तों इसके बाद इसका स्क्वायर तो अपने को डायरेक्ट पता है 33.64, और इसका स्क्वायर अभी देखो ये 42 का ही स्क्वायर है, तो ये भी अपने को डायरेक्ट पता है कि 1.64, ये अपने को पता है, प्लस CD स्क्वायर। अब इसमें से इसको माइनस करो, देखो 33.64 माइनस 17.64, 0 0, 13 में से 6 अगर मैं -7 करता हूँ तो वहाँ का 3 6, और यहाँ पे से 1 गया, 2 में से 1, 16.00, मतलब दोस्तों हाँ यहाँ पे पहले ये स्टेप तो लिखना पड़ेगा ना, CD स्क्वायर, तो फाइनली 16.00 मतलब 16, तो ये यहाँ पे गया तो स्क्वायर रूट में आया, ये क्या हो गया CD, देन CD विच इज इक्वल टू 4 मीटर। अब दोस्तों यहाँ पे हमें CD और BC दोनों मिल गया, बस अब दोनों को क्या करना है, प्लस करना है नेक्स्ट स्टेप में। थोड़ा सा अब नीचे डायग्राम दिखना चाहिए भाई, स्ट्रेट। हाँ अब देखो विड्थ ऑफ द स्ट्रेट आपको निकालना है, क्या निकालना है फाइनली, विड्थ ऑफ द स्ट्रेट। अब यहाँ पे आपको निकालना है विड्थ ऑफ द स्ट्रेट, तो आप क्या करोगे दोस्तों, अच्छे से लिख दूं, यहां पे इसके अंदर क्या है दोस्तों, BC है, और कौन प्लस है दोस्तों, CD है। तो BC का वैल्यू कितना है, आप यहां पे लिख सकते हो B डैश C डैश D,
और यहाँ पे दोस्तों BC का वैल्यू कितना है दोस्तों 4.2, द वैल्यू ऑफ CD कितना है दोस्तों 4, तो फाइनली आंसर कितना आएगा 8.2 मीटर। तो फाइनली हमें पता चल गया कि विड्थ ऑफ द स्ट्रीट कितना है दोस्तों, विड्थ ऑफ द स्ट्रीट कितना है, हमें देखो यही पूछा है और वो हमें पता चल गया कि 8.2 मीटर है। तो यहाँ पे हमने पूरा का पूरा वीडियो जो है अराउंड 1 घंटे के आसपास का ये लेक्चर है, क्योंकि इसके अंदर मैंने पूरा का पूरा लेक्चर में हर एक क्वेश्चन कवर करा दिए। साथ में स्टार्टिंग में मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई भी कि कैसे सम को सॉल्व करना है, पर इससे ये पता चल गया कि आपका ये लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।